एंडोकार्डाइटिस जी। देखिए एंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है कि जनाब आपकी एंडोकार्डियम की जो वाल है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक हो गया। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो आपके जो हार्ट की जो लेयर होती है मेन अंदर वाली, या हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपकी एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हो रही है, शाबाश बताइएगा जी। एंडोकार्डियम अगर इन्वॉल्व हो रही है तो वो भी इन्वॉल्व होंगे, क्यों? क्योंकि जो आपके हार्ट के वाल्व होते हैं वो भी एक तरह के, जिसको वो कवर कर रहे हो, तो वो भी एंडोकार्डियम ही होती है जो इसके साथ लगी हुई होती है, ठीक हो गया। तो इसमें हम जो कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। और एंडोकार्डियम आपकी हार्ट की वो वाल होती है जो कि जनाब आपकी इनर मोस्ट होती है, जो कि जनाब आपके हार्ट के वाल्व के साथ बिल्कुल लगी होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये डैमेज होती है तो इसके साथ क्या होगा कि आपके हार्ट के वाल्व जो होंगे वो भी डैमेज होंगे, वो भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक हो गया। एंडोकार्डाइटिस, जब आप लफ्ज आइटिस पढ़ते हो तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन बेसिकली ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो किसी पैथोजन की वजह से होते हैं, यानी कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो वो एक तरह की एंडोकार्डाइटिस करवाता है। कुछ रेयर ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बैक्टीरिया या पैथोजन की नहीं बल्कि कुछ और कॉजेज होते हैं, उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाती है। तो सबसे पहले हम वो कॉजेज देखेंगे जिसके अंदर जनाब आप लोगों के जो पैथोजन होते हैं वो जनाब आपकी एक तरह की इन्फ्लामेशन करवाते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम एक तरह का, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता होता है कि मोस्ट ओवरऑल जो कॉज होता है, मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज जो होता है, समझ आ रही? मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज जो होता है एंडोकार्डाइटिस का, वो कौन सा पैथोजन करवाता है? तो आप लोगों ने कहना है कि वो जो मोस्ट कॉमन ओवरऑल जो कॉज होता है, वो जो पैथोजन करवाता है, वो जनाब आपका स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस करवाता होता है, ठीक हो गया। आपने क्या कहना है? एक तरह का स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस कहता है, आपका वेरिडेंस कहता होता है। ये जनाब आपका मोस्ट ओवरऑल कॉज करवाता है जो कि सबसे ज्यादा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आए ना कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज विद लो वायरोलेंस, तो फिर आपने आंसर लगाना है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। विद लो वायरोलेंस का मतलब ये होता है कि ये जो पैथोजन है ये आपकी बॉडी के ऊपर अटैक इतना ज्यादा नहीं करता। ये मोस्टली तब होता है अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ना किसी जगह अटैक हुआ, यानी कि पहले किसी और वजह से कोई इन्फेक्शन हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक हो गया, उसको ऑलरेडी जनाब एक तरह का रोमैटिक फीवर था। रोमैटिक फीवर की वजह से उसका मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व हो गया है, उसका मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व हो गया है। तो अब पहले इन्फेक्शन थी उसको कोई और अब जो पैथोजन जो मोस्ट कॉमनली जो कॉज करेगा वो स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस होगा। ये क्या करता है? ये लो वायरुलेंस है। लो वायरुलेंस का मतलब ये होता है कि ये वाल्व को मुकम्मल तौर पर डैमेज नहीं करता, ये आस्ता यानी कि थोड़ा सा डैमेज करता है, इसमें वेजिटेशन बिल्कुल थोड़ी सी होती है। तो इस वजह से हम इसमें लफ्ज क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस विद लो वायरुलेंस, तो आप लोगों ने जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है? आपका स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाँ जी जनाब, एक तरह का मतलब कि मोस्ट मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज जो होता है ये होता है। उसके बाद आपने बताना है लो वायरोलेंस होता है, ठीक होगा, ये आपने बात करनी है। उसके बाद आपने ये बात करनी है कि ये बेसिकली अकेला खुद वाल को डैमेज नहीं करता, ये तब डैमेज करता है अगर आपके वाल्व पहले डैमेज हुए हो। क्या? फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को रूमेटिक फीवर हो, ठीक हो गया, क्रोनिक रूमेटिक फीवर हो एक तरह का, और क्रोनिक रूमेटिक फीवर की वजह से आपका एक तरह का जो वाल्व है वो डैमेज हो जाए, या फिर आपको एक तरह की प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन हो, यानी कि पहले कोई इन्फेक्शन थी, आपको प्रीवियसली इन्फेक्शन हो, ठीक हो गया, इसकी वजह से हो सकती है, ये आपने कहना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या काम का करता है कि ये लो वेजिटेशन करवाता है। क्या करवाता है? ये लो वेजिटेशन करवाता है। आपने कहना है ये लो वेजिटेशन करवाता है, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। ये था स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि हाँ जी जनाब, आपका ऐसा कौन सा पैथोजन होता है जो कि हाई वायरुलेंस करवाता होता है, और उस पैथोजन का नाम होता है स्टेफलोकोकस ऑरियस। क्या नाम होता है उसका? स्टेफलोकोकस ऑरियस। तो आपने कहना है स्टेफलोकोकस ऑरियस जो होता है, ऑरियस, ये आपका हाईली वायरुलेंस होता है। कौन सा आपका? हाईली वायरुलेंस होता है, ठीक होगा। तो ये आपने इस तरह बात करनी है कि स्टेफलोकोकस ऑरियस जो होता है ये आपका हाईली वायरुलेंस होता है। उसके बाद दूसरा बात को गौर कीजिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है? आपने रेलवे स्टेशन पर जाना है,
रेलवे स्टेशन पर आपको कुछ ऐसी एक तरह की आवाम मिलती है कि छोड़ें, जो जनाब टुन होती है। और जो टून अवाम होती है वो एक दूसरे के सगे इतने होते हैं जैसे कि वो माँ बाप के भी नहीं होते। मतलब कि वो एक दूसरे को टीके लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो वो ये किस में होती है? इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर में। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आता है कि स्टेफलो मतलब कि आपका एक तरह का कौन सा ऐसा पैथोजन होता है जो कि स्टेफलोकोकस ऑरियस काज करवा मतलब जो कि एक तरह का इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर में होता है। इंट्रावेनस ड्रग यूजर की वजह से एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। तो आप लोगों ने कहना है स्टेफिलोकोकस ऑरियस बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो हिस्ट्री के अंदर ये बात लाजमी लिखता है कि एक बंदा था वो जनाब बहुत लंबे अरसे से जनाब इंट्रावेनस ड्रग ले रहा है और उसके बाद इतनी देर के बाद वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो उसके बाद जनाब क्या होता है एक तरह का मतलब कि उसको एंडोकार्डाइटिस हो जाती है। और जब उसको एंडोकार्डाइटिस के सिम्टम्स होते हैं उसको जो डायग्नोज होता है वो एंडोकार्डाइटिस का होता है। तो ऐसा कौन सा पैथोजन हो सकता है जो कि एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है? तो आपने क्या बताना? आपने कहना स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये क्या करता होता है? ये जनाब आपका एक तरह का एंडोकार्डाइटिस करता होता है। और यहाँ पर एक और एमसीक्यूज आता है, वो कौन सा? जो आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ये आपके कौन से वाल्व को डैमेज करता है? ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये एग्जामिनर का कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत प्यारे से हों। तो आप लोगों ने कहना है कि जो आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है वो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वॉल्व करता है। यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो कि भाई ट्राइकस्पिड वाल्व को आखिर क्यों इन्वॉल्व करता है? तो आप लोगों को पता है कि जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? वो वेन के अंदर लगाते हैं। समझ आ रही है? वो कहाँ लगाते हैं? आपकी वेन के अंदर लगाते हैं। तो जब आपकी वो जनाब वेन के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो जो पैथोजन है स्टेफिलोकोकस ऑरियस वो वेन के अंदर जा रहा है। ठीक हो गया। कहाँ जा रहा है? आपके वेन के अंदर जा रहा है। तो जैसे वो वेन के अंदर गया तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि पूरी वेन की जो सप्लाई होती है वो एंड पर किस के अंदर जाती है? जो वेनस सप्लाई होती है वो कहाँ पर जाती है? तो ये यहाँ पर बैठे हुए मेरे ख्याल में हर बच्चे को पता होगा कि जो वेनस सप्लाई होती है वो जनाब आपकी सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा दोनों की मदद से आपके राइट एट्रियम में आती है। तो आपके राइट एट्रियम में आ गया वो पैथोजन। जैसे वो राइट एट्रियम के अंदर पैथोजन आ गया तो उसके बाद आपको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक सुराख होता है। उस सुराख का नाम होता है एक तरह का ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब देखें वो ट्राइकस्पिड वाल्व को डैमेज करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब ये किसको डैमेज करेगा तो आप लोगों ने क्या कहना है? ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद ये किसको डैमेज कर सकता है? आपके पल्मोनरी वाल्व को। ठीक हो गया। कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस किस में होता है? आपने तीन बातें इसके अंदर याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट की तरफ। हाईली वेरुलेंस नंबर वन एमसीक्यूज। नंबर टू कि जनाब ये आपकी इंट्रावेनस जो ड्रग अब्यूजर लोग होते हैं उनमें होता है। नंबर थर्ड कि आप जैसे भी इनके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं वो लोग वो जो आपका पैथोजन होता है वो जनाब आपके राइट एटीएम के अंदर जाता है। राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो उसके दरमियान में एक सुराख शाब होते हैं। जो सुराख होता है उसका नाम होता है एक तरह का ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वॉल्व करेगा और उसके बाद अगर उसको भी इन्वॉल्व करेगा फिर जनाब आपके पल्मोनरी वाल्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये था जनाब आपका कौन सा एक तरह का स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब हम आते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस से आगे की और कौन सा पैथोजन होता है। और एक बात आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक हो गया कि ये जब आपका एक तरह का ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाता है नेक्स्ट आपने कहना है स्टेफिलोकोकस एपिडेरिमस। एपिडेरिमस यानी कि ये एपिडिर्मिडालिस इस तरह इसका नाम होगा। स्टेफ एपिडेर्मिडालिस। ठीक है। अब ये क्या बला है इसको हम देख लेते हैं। देखें जब भी फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आता है कि आपका स्टेफिलोकोकस एपिडर्मालिस जो होता है ये किस में होता है? आपने कहना है ये काज करवाता है एंडोकार्डाइटिस उन लोगों में जिसके अंदर प्रोस्थेटिक वाल्व होता है। हाँ जी कोई बच्चा बताएगा कि प्रोस्थेटिक वाल्व होता क्या है? प्रोस्थेटिक वाल्व का क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल वाल्व। वेरी गुड। गौर करना है। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 4 से 5 लाइनें होती हैं क्वेश्चन के अंदर। वो क्या पता है किस तरह पूछता है? वो क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि एक पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ठीक हो गया। जैसे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके हार्ट का कोई भी वाल्व वो नाम ले सकता है। जैसा कि उसने नाम ले दिया कि उसका मिट्रल वाल्व की स्टीनोसिस फाइंडिंग होती है। अब मिट्रल वाल्व की स्टीनोसिस बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से उसके राइट एट्रिया जो होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो चुका है और एट्रियल फिब्रिलेशन देख रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि जनाब वो उसकी जनाब पल्मोनरी कंजेशन जो थी वो हमें सुनाई थी। ठीक हो गया। ऑन प्रेस्क्रिप्शन जो था वो जनाब एग्जामिनर जो उसका यानी कि जो कार्डियन जो सर्जन था उसने कहा कि इसके जो मिट्रल वाल्व जो है वो एक तरह क्या करना चाहिए? एक तरह की रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए।
उसके कहने पर जो मिट्रल वाल्व होता है वो जनाब दोबारा आर्टिफिशियल डाल दिया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आफ्टर 3 टू 4 मंथ वही पेशेंट जो होता है वो दोबारा आपके कुछ सिम्पटम्स के साथ अपीयर होता है, जिसके अंदर दोबारा मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है और इसके साथ-साथ उसको एंडोकार्डाइटिस होती है। एंडोकार्डाइटिस वो सही नहीं कहेंगे, जहाँ पर मैं लफ़्ज़ एंडोकार्डाइटिस कह रहा हूँ ना, उसके अंदर वो कुछ सिम्पटम्स हैं एंडोकार्डाइटिस के, वो कहेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि वो कौन से सिम्पटम्स हैं, ठीक है? यहाँ तक वो आपने सिम्पटम्स वो कहने के वो सिम्पटम्स होंगे। तो अब आप लोगों ने बताना वो फिर पता है क्या इतनी बातें करके वो कहेगा कि हाँ जी जनाब, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो कौन-सा पैथोजन है? तो आप लोग क्या बताओगे? शाबाश! इसके अंदर आपका मोस्ट कॉमन जो स्टेफ एपिडिडर्मिस ठीक हो गया। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जो पैथोजन होता है वो जनाब आपका क्या करवाता होता है, एक तरह का ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है? और सॉरी, आपका एक तरह का एंडोकार्डाइटिस करवाता है जिसमें जनाब आपके प्रोस्थेटिक वाल्व होते हैं। क्या होते हैं आपके? प्रोस्थेटिक वाल्व होते हैं। अब हमारा आ जाता है आगे और आपका एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। कौन सा होता है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। कोकस बोविस। अब हम इसको समझते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस क्या होता है। देखें, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो होता है ये जनाब आपके एक तरह के एक पेशेंट होगा, वो पता किस तरह कहेंगे कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट है, वो जनाब आपको प्रेज़ेंट करता है वेट लॉस के साथ, उसके बाद जनाब फटीग के साथ, उसके बाद जनाब आपको अब्डोमिनल पेन के साथ, उसके बाद जनाब आपको एक तरह का डायरिया, जिसके अंदर जनाब क्या है, जनाब आपका स्टूल के अंदर एक तरह का ब्लड आ रहा है, समझ आ रही है? वो इस तरह कहते हैं और ये सारे सिम्पटम्स किसके होते हैं? ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के होते हैं। मतलब जीआईटी के ये सिम्पटम्स बताएगा। वो डिज़ीज़ जिसमें एग्ज़ामिनर क्वेश्चन इस तरह पूछे कि जीआईटी के सिम्पटम्स बताएँ और उसके बाद सीधी बात दिल पर ले आए। सीधी बात दिल पर ले आए। जीआईटी के सिम्पटम बता के उसके बाद सीधी बात दिल पर ले आए और वो कहे कि हाँ जी जनाब, मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन-सा होगा? तो आप क्या बताओगे? आपने कहना है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये जो होता है ये मोस्टली होता है जनाब आपके कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। ये किसमें होता है? आपके कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में होता है। अगर फॉर एग्जांपल कैंसर के सिम्पटम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के सिम्पटम्स हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ जी जनाब ये क्या है, तो आपने कहना है और फिर वो जनाब आपका हार्ट इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपने आंखें बंद करके कहना है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। कौन सा आपका? स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। अब देखें यहाँ तक हो गया कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि लो वैरुलेंस खुद डिजीज काज बहुत कम करता है। दूसरे जो होते हैं वो डिजीज काज का ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो सकती है, एक्यूट रूमेटिक फीवर हो सकता है, ये क्रोनिक रूमेटिक फीवर हो सकता है, उसके बाद ही होती है। तो वो पैथोजन का नाम क्या था? शाबाश बताइएगा जी। वो पैथोजन क्या था? हाँ जी, उस पैथोजन का नाम क्या था? जल्दी करें, जल्दी करें। जो लो वायरुलेंस था, आपके हार्ट को वॉल इन्वॉल्व करता था। स्टेफ वेरिडेंस, वेरी गुड हो गया। उसके बाद अगर वो कहता है कि हाँ जी जनाब, एक इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर बंदा है, आ गई समझ, उसके अंदर कौन सा पैथोजन हो सकता है? तो आपने क्या बताना है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। फिर वो पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब, इसमें मोस्ट कॉमन स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर कौन सा वाल्व मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है? तो आप लोगों ने क्या बताना है? ट्राइकस्पिड वाल्व आप लोगों ने बताना है। उसके बाद कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है? आपने बताना है पल्मोनरी वाल्व इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब, उम, एक तरह का मतलब कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि एक बंदा था जनाब, उसने जनाब हार्ट का मसला, वाल्व का मसला था और उसके बाद उसने सर्जरी करवाई, फिर जनाब सर्जरी के बाद उसका नया वाल्व लगा, वाल्व नया लगने के बाद फिर उसको इन्फेक्शन हुई और ये कौन-सी इन्फेक्शन हो सकती है? स्टेफिलोकोकस एपिडर्मालिस। उसके बाद वो क्या हो सकता है कि एक पेशेंट है जनाब, उसको जीआईटी के सिम्पटम्स हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा था और उसके बाद वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो उसको कौन से सिम्पटम्स होंगे? तो आप लोगों ने क्या बताना है कि एक तरह का मतलब कि ये जो सिम्पटम्स होते हैं वो होता है स्टेफिलोकोकस बोविस। अब हम आते हैं कि इसके अंदर सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं। ठीक हो गया कि इसके अंदर सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं। सिम्पटम्स को याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर जो है ना वो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम जैन्स। क्या कहते हैं आपका? फ्रॉम, FROM, फ्रॉम जैन, GANE, फ्रॉम जैन। अच्छा जी, एफ से क्या मुराद है? ये एफ, ये आर, ये ओ, ये एम, ठीक हो गया। फ्रॉम, GA, मतलब कि ये जनाब जे, ये जनाब ए, ये एन, ये ई, ठीक हो गया। एफ से क्या मुराद होता है? एफ से आपने कहना है कि ये जनाब आपका क्या होता है? एक तरह का फीवर होता है। क्या होता है आपका? एक तरह का फीवर होता है, ठीक है? एक मिनट, फीवर होता है, ठीक है? आर से क्या मुराद होता है? आर सा एफ से फीवर,
समझ आ रही है? और उसके बाद जनाब आपने कहना है कि आर जो होता है इसके अंदर आपके एक तरह का रैशेस होते हैं और वो रैशेस को हम कहते होते हैं स्पॉट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रॉथ स्पॉट्स। क्या कहते हैं आपका? रॉथ स्पॉट। ये रॉथ स्पॉट होता क्या है? देखें, रॉथ स्पॉट का मतलब ये होता है कि जो आपकी रेटिना है ना, जो आपकी रेटिना है, तो जब हम ऐसे बंदे की, जिस बंदे को एंडोकार्डाइटिस होगी ना, जिस बंदे की हम रेटिना देखेंगे ना, तो हम बंदों को उस बंदे की रेटिना के ऊपर हमें लगेगा कि जैसे ब्लड वेसल्स जो है ना वो एक तरह की कैपिलरीज हमें नजर आ रही होंगी। क्या हमें कैपिलरीज नजर आ रही होंगी, ठीक है? तो उसको हम कहते होते हैं रॉथ स्पॉट्स। क्या कहते होते हैं? आपका रॉथ स्पॉट्स। तो रॉथ स्पॉट्स के अंदर आप लोगों ने क्या बताना है कि रॉथ स्पॉट्स के अंदर आपने कहना है कि जनाब आप लोगों का एक तरह का जो हेमरेज आपको नजर आएगी आपकी कैपिलरीज के अंदर, आपको जो रेटिना है वहां पर आपको क्या नजर आएगी? एक तरह का जो रेटिना है वहां पर आपको हेमरेज नजर आएगी, वहां पर आपको ऐसे लगेगा जैसे ब्लड गिरा हुआ है, ठीक हो गया? उसको हम कहते हैं रॉथ स्पॉट्स। ओ से क्या मतलब होता है? ओ से मुराद होता है ओस्लर नोड्स। देखिए ये ओस्लर नोड्स कहाँ पर होते हैं, मेरी बात को गौर करना है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने देखा है कि हम किसी बंदे के ये फिंगर्स की जो होती है एक तरह की जो साइड्स होती है वहां पर आपके रेड रैशेस बने हों, मतलब कि ऐसे ही, या आप इस तरह देखें कि जो फिंगर्स की जो पैड्स होती हैं वहां पर अगर रेड रैशेस बन जाते हैं, वहां पर अगर रैश बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओस्लर नोड्स। क्या कहते हैं? आपके ओस्लर नोड्स कहा जाता है, ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं जनाब जब आपकी फिंगर्स पर होते हैं, कहाँ पर? आपके फिंगर्स पर या फिर आपके टो पैड्स पर होते हैं, जब आपके टो पैड्स पर होते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका एक तरह का एम। एम से मुराद होता है मरमर। क्या होता है आपका? मरमर। भाईजान जो आपका वाल्व होगा, फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी वाल्व की आप अगर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो ये क्या करेगा? या तो उसको तंग कर देगा, या ये क्या करेगा? या उसको खोल देगा, या उसको डैमेज कर देगा। तो भाई मरमर ही होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे? मरमर देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हमका क्या होता है? जे। जे से मुराद होता है जैन वे लीजन्स। अब ये क्या पंगा जैन वे लीजन्स का, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जैन वे लीजन्स जो होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने पाम के ऊपर देखोगे कि ये जो लीजन्स होंगी, ये जनाब आपके जो हाथ है ना, ये पाम, वहां पर आपकी एक तरह की ब्लीडिंग हुई हुई है, सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हुई, रैशेस बने हुए हैं, ठीक है? तो इसको आप कहते होते हो जैन वे लीजन्स। क्या कहते हैं? आपकी जैन वे लीजन्स। जब आपकी पाम हो गया या फिर वहां पर आपकी एक तरह की सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो, तो उसको हम कहते हैं जैन वे लीजन्स, ठीक है? तो आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल जब आपकी एक तरह की स्मॉल, और ये पेनलेस होती है, स्मॉल पेनलेस। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह की एरिथमाटोस लीजन ऑन पाम और सोल। उसके बाद आप देखते हो स्प्लिंटर हेमरेज ऑन नेल बेड्स। नेल बेड्स के ऊपर पता क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब आप नेल देखते हो तो नेल के ऊपर आप इस तरह देखते हो कि यार यहाँ पर भी ब्लीडिंग हुई है, यहाँ पर भी ब्लीडिंग हुई है, पूरे नेल्स जो जो बेड है उसके ऊपर एक तरह की क्या हुई हुई, एक तरह की ब्लीडिंग हुई हुई है। उसको हम कहते होते हैं एक तरह का नेल बेड के ऊपर क्या होता है? स्प्लिंटर हेमरेज होता है। क्या होता है? स्प्लिंटर हेमरेज होता है और नेल बेड जब आपके एक तरह के पूरे नेल पर हो, ठीक हो गया? उसके बाद आगे क्या होता है आपका, यानी कि जैन लीजन्स हो गया, ठीक हो गया? जैन लीजन्स के बाद जब आपकी ये ब्लीडिंग होती है तो ए से मुराद होता है अनीमिया। क्या होता है आपका? अनीमिया। अब आपको बताओ कि इसके अंदर अनीमिया क्यों होता है? मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। इसके अंदर आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, और लेकिन इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों होता है? भाईजान ये पैथोजन की वजह से थी। आपने जाना है ब्लड के चैप्टर के अंदर अनीमिया वाला टॉपिक, मैंने आपको पढ़ाया था। अनीमिया वाला जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने कहा था कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। उसके बाद मैंने कहा था आयरन क्रोनिक डिजीज जो होती हैं वो भी जनाब आपका एक तरह का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काज करवाती हैं। तो ये जो एक तरह की जो डिजीज होगी वो सीधा दिल के ऊपर ही पैथोजन असर करेगा भाई। ये क्रोनिक डिजीज होगी, कोई ये नहीं है कि हाँ जी जनाब आज पैथोजन हुआ कल को बंदे को दिल का मसला बन गया। ये सालों सालों की बात होती है। तो ये क्रोनिक डिजीज होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज, इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। कौन से? क्रोनिक डिजीज का रिलेटेड होता है, ठीक हो गया? उसके बाद आता है जनाब आपका एन, वही नेल बेड हेमरेज, यानी कि जो नेल होता है उसका हेमरेज, और ई से मतलब होता है इम्बोली। क्या होता है आपका? इम्बोली हो जाता है, ठीक है? तो ये जनाब आपको पता होना चाहिए कि ये जनाब आप एक तरह के सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है? अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने याद करना है फ्रॉम जैन, एफ से फीवर, आर से रॉथ स्पॉट्स। रॉथ स्पॉट्स क्या होता है? आपकी रेटिना। आर से रेटिना, आर से रॉथ स्पॉट्स, रोथ स्पॉट से रेटिना, यानी कि आर। उसके बाद रेटिना के ऊपर ब्लीडिंग हो जाए उसको हम कहते होते हैं ओ से ओस्लर नोड। ओस्लर नोड जो होता है वो फिंगर की ये साइड जो होती है वहां पर आपकी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद आता है जनाब आपका एम। एम से मरमर। जे से जैनवे लीजन्स। जैनवे लीजन्स के अंदर क्या होता है कि आपके पाम हो गया, हाथ हो गया, वहां के ऊपर एक तरह की सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग होती है। ए से अनीमिया, क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एन से एक तरह के आपने कहना है कि नेल बेड्स के ऊपर हेमरेज, और ई से क्या होता है आपका? इम्बोली होता है, ठीक है? और यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश एनीवन।
अच्छा जी, तो अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल, अगर इसका हम एक तरह का, कैसे हमें पता लगता है कि हाँ जी जनाब ये आप लोगों का मतलब कि इस बंदे को एक तरह का एंडोकार्डाइटिस हुई है, तो आपने कहना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है आपकी? इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जो होती है ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ठीक हो गया। इकोकार्डियोग्राम जो होती है आपकी कहती है एक तरह की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। ये आपने बात करनी है अपने माइंड में। उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद आप लोगों ने दूसरी जो बात करनी है, हमेशा ये आपकी एंडोकार्डाइटिस जो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, आपकी कुछ और वजह से भी हो सकती है। लेकिन डायग्नोसिस को हम पहले देखते हैं कि इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी के साथ आप ब्लड कल्चर भी देख सकते हो। ब्लड कल्चर आप क्यों करते हो? ब्लड कल्चर आप इस तरह इस वजह से देखते हो कि यार ये पैथोजन कौन सा है, ये पैथोजन कौन सा है, ठीक हो गया। तो ब्लड कल्चर आप देखते हो, ब्लड कल्चर। तो आपने कहना है कि जो हम ब्लड कल्चर होता है वो देखते हैं। देखें, कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ ना आपका जो ब्लड कल्चर होता है ना वो नेगेटिव आता है। मतलब पता क्या है? अगर फॉर एग्जांपल जस्ट आप इस तरह समझे कि एक बंदे को एंडोकार्डाइटिस है भी, ठीक हो गया, एक बंदे को एंडोकार्डाइटिस है और उसके बाद उस बंदे के अंदर वो पैथोजन भी है, और उसके बाद ब्लड कल्चर किया जाता है लेकिन ब्लड कल्चर के अंदर वो मिलता नहीं है, ब्लड कल्चर के अंदर वो मिलता नहीं है। तो हम लोगों को वो पता होना, एग्जामिनर अक्सर ऐसा भी पूछ लेता है कि हाँ जी जनाब बंदे को एंडोकार्डाइटिस है, ब्लड कल्चर किया गया लेकिन ब्लड कल्चर के अंदर पैथोजन नहीं मिला, तो मोस्ट प्रोबेबल काज वो कौन सा पैथोजन हो सकता है जो आपको ब्लड कल्चर के अंदर नहीं मिलते? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो आपको पैथोजन आपके ब्लड कल्चर के अंदर नहीं मिलते वो होते हैं जनाब आपके, फॉर एग्जाम्पल उसको याद करने का तरीका जो होता है वो हीमोफिलस होता है। कौन सा आपका? हीमोफिलिस होता है, हीमोफिलिस, ठीक हो गया। ए से जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टिनोबैसिलस, एक्टिनोबैसिलस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कार्डियोबैक्टरम, कार्डियोबैक्टरम, कार्डियोबैक्टरम होता है मुश्किल लेकिन याद कर लीजिएगा, अक्सर एमसीक्यू आ सकता है। और उसके बाद होता है आपका एक्नेला, क्या होता है आपका? एक्नेला होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका होता है एक तरह का किंगेला, किंगेला क्या होता है आपका? किंगेला, ठीक हो गया। तो ये इसको याद करने का तरीका क्या है? HAECK। एच से हीमोफिलस, ए से एक्टिनोबैक्टरम, ई से मतलब कि क्या होता है, सॉरी, HAEC, ठीक हो गया। या इस तरह आप याद कर सकते हो, या फिर इसको आप कैसे याद कर सकते हो? HACEK, आप इस तरह भी याद कर सकते हो जिस तरह आपको बेहतर लगे, ठीक हो गया। एच से क्या था आपका? हीमोफिलस। ए से क्या था आपका? एक्टिनोबैक्टरम, ठीक हो गया। और उस सी से क्या था आपका? एक तरह का कार्डियोबैक्टरम, ठीक हो गया। उसके बाद ई से क्या मुराद था? ई से मुराद था आपको ई से जो बन जाता है उसको आप कह सकते हो कि हाँ जी जनाब एक नीला, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपका के से क्या मुराद होता है? वो होता है जनाब आपका एक तरह का करेंगीला, एक्नीला, करेंगीला। ये आप कुछ पैथोजेंस होते हैं जो जनाब आपको ब्लड के अंदर नेगेटिव नजर आते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि हाँ जी जनाब लाजमी नहीं है कि पैथोजन ही आपका एंडोकार्डाइटिस करवाए, कुछ और कॉजेज भी हो सकती हैं जो कि एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकती हैं। तो आपने लिखना अदर कॉजेज। तो जो अदर कॉजेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो अदर कॉजेज के अंदर जो कॉजेज होती हैं उनमें आता है जनाब आपका एक तरह का, कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं उसमें आ सकता है SLE। जो SLE होती है उसके अंदर हो सकता है, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था SLE वाला, शायद आप लोगों को याद हो। मैंने कहा था कि हाँ जी जनाब SLE के अंदर आपकी एक एंडोकार्डाइटिस होती है, उस एंडोकार्डाइटिस को हम कहते होते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। याद है किसी को? जब मैंने लफ्ज बोला था कि उसके अंदर जो एंडोकार्डाइटिस होती है उसके अंदर हम कहते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। और मैंने फिर कहा था कि उसके अंदर जो लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होती है उसके अंदर मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है। और मैंने ये भी बात की थी कि उसके अंदर जो मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है वो बोथ साइड्स का होता है, बाइलेटरल, इस वजह से हम इसको कहते हैं एक तरह का लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। वहां पर हमारा टॉपिक है एंडोकार्डाइटिस। तो लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस कौन काज करवाता था? SLE। वहां पर भी एंडोकार्डाइटिस आ रहा है, तो आपने कहना है कि SLE जो होता है वो भी जनाब आपका एक तरह का एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकता है, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया का था कि SLE कोई बैक्टीरिया की वजह से होती? नहीं भाईजान, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों ने कहना है कि जनाब आपकी एक तरह की SLE जो होती है वो क्या करवाती है? आपकी लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस काज करवाती है। और मेनली कौन सा वाल्व इन्वॉल्व होता है आपका? मिट्रल वाल्व, ठीक हो गया। ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। उसके बाद और कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को कैंसर हो, कैंसर वाले बंदे के अंदर भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अगर किसी बंदे को मेलिग्नेंसी हो, ठीक हो गया। और किस में होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को हम देखते हैं कि इस बंदे के अंदर एक तरह का
एक तरह का कैंसर हो गया और उसके बाद ये किसी बंदे के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट। हाइपर कोगुलेबल स्टेट, तो ये जनाब उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये जनाब सारे का सारा था जिसको हम कहते थे एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो आपका पैथोजन है उसके मुताबिक आपने एंटीबायोटिक देनी है, साथ आपने एंटीपायरेटिक्स देनी है जो आपके फीवर को काम करेगी। साथ जनाब आप लोगों ने क्या करना है कि एक तरह का मतलब कि अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जैसे कि एसएलई है, उसके लिए आपने स्टीरॉइड देने हैं, ठीक हो गया। तो ये जनाब, और अगर वाल्व आपका डैमेज हो चुका है तो आपने वाल्व जो होता है वो क्या करना है, एक तरह का रिप्लेस करना होता है। तो ये जनाब आपके टॉपिक्स थे। होप सो आज आप लोगों को समझ अच्छे से आई होगी, जिसके अंदर हमने वाल्व डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने एंडोकार्डाइटिस डिस्कस किया। कोई भी बुक से पढ़ लीजिएगा, ऐसा ही होगा, लेकिन खुदारा पढ़ लीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है। ठीक हो गया?